नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कराची जहां हम मौजूद हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का तिजारती मरकज़, 2.5 करोड़ आबादी का ये शहर जहां तकरीबन हर रंगो नस्ल के लोग बसते हैं। इस मुल्क के हर कोने से लोग यहाँ मौजूद हैं। कोई रोज़गार की तलाश में यहाँ है, एक बड़ी तादाद जो लोगों की यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इस शहर के अमन की बात करें, जो शहर कायद है, जिसे हमेशा रोशनियों का शहर कहा जाता रहा, वहाँ के लोग किस कदर तंग थे। अमन की सूरत हाल को सामने रखते हुए लोगों को किस तरीके से तंग किया जा रहा था, रोज़ कराची ख़बरों में होता था और हर तरफ से बुरी खबर ही आ रही होती थी कि आज इतनी लाशें गिर गईं, आज भत्ताखोरी के इतने वाक़यात हुए, आज अगवा बराए तावान के किस कदर वाक़यात की तादाद में इजाफा हुआ। ये तमाम चीज़ें हम मीडिया पर दिखा रहे थे, रोज़ इस पर तबसरे होते थे। कराची का लगता यूँ था कि जैसे कोई पुरसाने हाल नहीं है और यहाँ के वाक़यात, यहाँ का निज़ाम कौन देख रहा है, कोई उसका जवाब दे नहीं था, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं था, कोई इस शहर की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं था। और अब अगर इस शहर में आके देखा जाए तो जहाँ बहुत सारे मामलात में बेहतरी आ रही है, वहीं पर अमन व अमान सबसे बड़ा नुक्ता है और जो लोगों को साफ दिखाई भी दे रहा है। बहुत विजिबल चेंजेस हमें कराची में अमन व अमान की सूरत हाल को लेकर नज़र आती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बिज़नेस के रिवाइवल की, तो वो एक सबसे पॉजिटिव साइन है जो हमें रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद यहाँ पर नज़र आया है। बिज़नेस में रिवाइवल हुआ है। अगर आप देखें कि जो मेगा इवेंट्स थे, जो मजहबी त्यौहार थे, जो हमारे कौमी त्यौहार थे, उस पर बहुत ज़्यादा बिज़नेस हुआ, जिससे हमारी जो ताजिर बिरादरी है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आती है। फिर कराची के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला था जो कि इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीज़ल, जो कि स्मगलिंग हो रही थी डीज़ल की, उस पर कमी आई है, वो कंट्रोल हुआ है, जिसके बायस पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO की जो सेल है उसमें 100% जो है वो इजाफा हमें देखने को मिलता है। फिर जो सरमायाकार हैं उनका कराची के अंदर एतमाद बहाल हुआ है और उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू किया है। लोग प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। जो गाड़ियों की, कार व्हीकल्स वगैरह की हम बात करते हैं तो उनकी सेल परचेज़ में इजाफा हुआ है, जो कि पहले आपको नज़र नहीं आता था। रेंजर्स ऑपरेशन जिसका आगाज़ बहुत अच्छा और अभी तक ये ऑपरेशन जारी है और तमाम ही लोग इसके मोतरफ़ हैं। रेंजर्स का जो किरदार है, पहले उसका बैकग्राउंड क्या है उस पर बात करते हैं। हम हमेशा ये सुनते हैं कि जी रेंजर्स अभी आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1995 से लेकर रेंजर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर साल जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनकी मुद्दत है, उसमें तोसी हमें नज़र आती रही है। और रेंजर्स के पावर्स की जहाँ तक बात है तो रेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप अभी सुन रहे होंगे मुख्तलिफ मीडिया पर सिंध के हुक्मरान आकर ये बात करते होंगे कि जी सिर्फ़ और सिर्फ कराची में रेंजर्स रह सकते हैं, वहाँ तक इख्तियारात दिए गए हैं, पूरे सिंध के इख्तियारात नहीं हैं। तो पूरे सिंध के इख्तियारात तो दिए गए और पाकिस्तान के आइन के शिक 147 के तहत रेंजर्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो पूरे सिंध में तैनात हैं, वहाँ तक उनके पावर्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ये जो कराची की सिर्फ बात की जाती है वो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की बात की जाती है, जिसके तहत रेंजर्स को ये इख्तियारात हैं कि वो कोई एरिया कॉर्डन करना चाहें तो कर सकते हैं, बग़ैर वारंट के इत्तलात पर जो है वो क्रेडिबल जो इन्फॉर्मेशन उनकी होती है, इंटेलिजेंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, उसके तहत किसी शख्स को वो हिरासत में ले सकते हैं या किसी इलाके को सर्च करना हो तो वो किया जा सकता है। फिर एक और चीज़ जो डबल वन यानी 11 जिसको कहा जाता है कि जिसके तहत रेंजर्स को ये इख्तियार दिया गया था कि वो प्रिवेंटिव कस्टडी कह लें या डिटेंशन कह लें, जिसको हिफाजती तहवील कहा जाता है, उसमें किसी भी शख्स को 90 रोज़ के लिए रख सकते हैं। और ये तमाम इख्तियारात जिनकी मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो एंटी टेररिज्म एक्ट 9 की बात करें, 147 की बात करें, या ये जो ATA अमेंडेड है 11 की बात करें, ये तमाम पावर जो हैं, जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है। और अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है कि जब इस ऑपरेशन के नतायज से यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम मुतमईन हैं और उनको रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं और जिसका इतराफ़ हमारी तमाम सियासी क़यादत भी करती नज़र आती है, तो फिर आखिर इन पावर्स की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों किया जाता है? एक कंटिन्यूटी जो है
वो क्यों नहीं नज़र आती है। और अभी भी ये बड़ा इन क्वेश्चन है ये तमाम चीज़ें कि ये कब तक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और समराज अब आम आदमी तक पहुंच रहे हैं तो आखिर इसको एक वन गो में क्यों नहीं रखा जाता, इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा सकता। साइट एरिया में हम मौजूद हैं जो कि सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग एस्टेट है, और यहाँ पर जो बिज़नेस के हवाले से, जो रिवाइवल के हवाले से जो ख़बरें हैं और जिस तरीके से ताजिर बिरादरी जो है वो मुतमईन नज़र आती है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। और यहाँ आपको जहाँ ये एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पर ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं साइट क्राइम मॉनिटरिंग सेल, ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है यहाँ पर, क्या शिकायत आती हैं, और जो बिज़नेस रिवाइवल के हवाले से जो अच्छी ख़बरें हैं जिससे हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं। तो क्या बेहतरी आई है और अभी मज़ीद क्या होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करें जो साइट एसोसिएशन, सबसे पहले अब्दुल हादी साहब हैं जो कि चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी हैं साइट एसोसिएशन के, फिर असद निसार साहब मौजूद हैं जो एडवाइज़र लॉ एंड ऑर्डर कमेटी हैं साइट एसोसिएशन के, फिर कर्नल अब्दुल लतीफ़ डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं साइट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तीनों को आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले अब्दुल हादी साहब आप बताइएगा, थोड़ा व्यूअर्स को बताएं कि हम अभी तो बात कर रहे हैं कि जी बेहतरी आई है, पहले के हालात थे क्या जिसकी वजह से मुश्किलात थी, और आया उन पे कभी कोई इकदाम पॉजिटिव लिया जा सका जो आप लोगों की तरफ से शिकायत होती थी? आज से 3 साल पहले तो यहाँ पे यह हालत थी कि आप समझ लें मंथली 7 से 8 बिजनेसमैन किडनैप हो जाते थे। यहाँ से किडनैपिंग फॉर रैंसम की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, भत्ते के बहुत ज़्यादा केसेस आते थे, एक्सटॉर्शन कॉल्स आती थी लोगों को, और लोग यहाँ से फैक्ट्रीज अपनी बंद करके शिफ्ट होना शुरू हो गए। 2014 में डीजी रेंजर्स रिजवान अख्तर ने इनिशिएटिव लिया, साइट एसोसिएशन आए वो, और उन्होंने साइट एरिया को प्रायोरिटी पे लेते हुए हमें एक इनवाइट किया साइट सेल्फ सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर कोर कमांडर के साथ हमारी मीटिंग्स हुई और हमने ये साइट सेल्फ सिक्योरिटी सिस्टम रेंजर्स की मदद से यहाँ इम्प्लीमेंट कराया। वो आज 2 साल हो गए हैं, रनिंग में है अब, और उसमें कुछ बेहतरी हम डे बाई डे लाते जा रहे हैं। वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के बाद आज ये पोजीशन है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किडनैपिंग का रेशो 0 हो गया है और भत्ता ऑलमोस्ट 0 है। यहाँ पे लास्ट 2 महीने से शिकायत थोड़ी सी बढ़ गई है, स्पेशली स्नैचिंग की, और कोई बड़ा क्राइम नहीं है, स्नैचिंग तो पूरे कराची में। मेन इश्यूज तो ये 3 ही थे ना कि स्ट्रीट क्राइम था, किडनैपिंग फॉर रैंसम हमें नजर आता था, और एक्सटॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा। कर दूं, इसमें हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो प्रोडक्ट से भरी हुई गाड़ियाँ होती थी ना, वो डेली बेसिस पे यहाँ से स्नैच हो जाती थी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम रेंजर्स ऑपरेशन जो नज़र आ रहा है उसके बाद जो बेहतरी है उसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, पूरा मुल्क ही मोतरफ़ है, तमाम लोग जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। इससे पहले जो इश्यूज़ बता रहे थे अभी अब्दुल हादी साहब, जब पुलिस के पास आप जाते थे, जब कंप्लेंट्स होती थी, एक वक्त ऐसा था कि एसोसिएशन के मतलब एमडी जो हैं वो खुद अपने ऑफिस में नहीं बैठ सकते थे, तो उन पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था? आपको लगता है कि बिल्कुल रिसोर्सेज ही नहीं थे पुलिस के पास कि कुछ कर ही नहीं सकते? एक्चुअली डेट टाइम पुलिस वॉज टोटली रिसोर्सलेस थी। पुलिस की एक तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो थी बड़ी स्लो थी, और जो डिप्लॉयमेंट थी भी वो फिज़िकल यहाँ नहीं थी। तो उसके बाद जब रेंजर्स ने आके टेक ओवर किया और यहाँ पर आके उन्होंने अपना प्लान डिप्लॉय करा, उस प्लान के ऊपर जब काम हुआ है तो उसके बाद थोड़ा सा पुलिस, क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिली, एक बैकअप मिला कि भी हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें कोई सिक्योरिटी मिलेगी, और वो पुलिस भी थोड़ी सी उन्होंने अपना काम जो है अपलिफ्ट किया। लेकिन एट द मोमेंट स्टिल पुलिस इज़ रिसोर्सलेस, उनकी डिप्लॉयमेंट स्टिल एट अ वेरी लो। सुनने को आता है कि जी बेहतरी आई है और वो गैर सियासी भर्तियाँ भी होनी चाहिए, वो आपको लगता है कि अभी नहीं, रिसोर्सेज की हद तक एटलीस्ट बेहतरी नहीं है? देखें, एट द मोमेंट यू कांट से दिस, पुलिस इज़ टोटली पॉलिटिसाइज्ड। तो ये इसको मतलब ये कहना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल कि भाई अगर पोलिटिसाइज नहीं हो पुलिस, हाँ। तो उसके बाद आपका ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। देखिए यहाँ 5 लाख लोग काम करते हैं और 5 लाख जो लोग रोज़गार उनको मिलता है, उनके फैमिलीज़ हैं, अगर 5 भी कर लें तो 2.5 मिलियन लोगों का रोज़गार यहाँ से मिलता है। और अगर ये इंडस्ट्री सारी चलेंगी तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्लोरिशिंग होगा। अभी आप देखें रोड्स यहाँ का इतना बुरा हाल था, तो जब से ये रेंजर डिप्लॉयमेंट प्लान हुआ उसमें हमने रोड्स जो है प्रेशराइज करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस रोड्स को दोबारा से रिबिल्ड किया, रोड्स को बनवाया। यानी
सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अमन अमान तो एक बहुत सबसे मेजर चीज़ थी ना जो चाहिए थी यहाँ के लोगों को, आम आवाम को भी और फिर बिज़नेस कम्युनिटी को भी, खासकर जो आप अभी हालात बता रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं एटलीस्ट सड़कों की हद तक, वो भी बहुत ज़्यादा थे। और आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि पुलिस के हवाले से कि रिसोर्सेज की कमी है, हम हमेशा पुलिस के हवाले से बात ज़रूर करते हैं कि जो उनके फ़राइज़ हैं उनको अंजाम देने में जो रुकावटें हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। साथ ही साथ मेजर इशू कि वहाँ सियासी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पुलिस को कैसे डीपोलिटिसाइज़ किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी क़यादतों के लिए। कर्नल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, अभी पिछले दिनों हम देख रहे हैं और अभी आजकल भी चल रहे हैं कि पानी का भी एक इशू बना हुआ है, एहतजाज भी उस पर हो रहा है, तो ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर क्या बेहतरी आई है और ये जो पानी जैसे और इश्यूज़ हैं उनमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। 2013 में हमने एक एस्टीमेट किया था चीफ मिनिस्टर के डायरेक्टिव पे, तो हमें 42 मिलियन गैलन पानी पर डे चाहिए था जस्ट टू मैनेज द बेयर मिनिमम ऑपरेशंस। फिर हमने एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स पे वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग्स की और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया सब स्टेक होल्डर्स ने इंक्लूडिंग सिंध गवर्नमेंट, कि जिसमें यह तय पाया था कि जी 5 मिलियन गैलन पर डे बेयर मिनिमम जो है वाटर बोर्ड साइट इंडस्ट्री को देगा। लेकिन सॉरी टू से कि एवरेजली इवन लेस दैन 1 मिलियन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड। अब उसकी कॉन्सिक्वेंस में ये जब ये 15-20 साल से ये हो रहा है, तो जो अदर सोर्सेज थे जिस तरह सब सॉइल वाटर है या टैंकर्स के थ्रू है, तो वो पानी इंडस्ट्रियलिस्ट ने लेना शुरू किया एट ए मच हायर कॉस्ट पर फोर्स, बिकॉज वाटर बोर्ड हैड टोटली फेल्ड टू प्रोवाइड द बेयर मिनिमम इवन 5 MGD अगेंस्ट 42 MGD। अब ये हुआ है कि जी चूँकि वाटर माफिया के ऊपर पूरे कराची में एक ह्यू एंड क्राई मचा है उसको, और हमने 12 तारीख को इसी महीने की जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री हैं मिस्टर जो हैं मलकानी साहब, उनके साथ यहाँ पे हमारी मीटिंग थी, तो वहाँ पे हमने ये पॉइंट रेज़ किया एंड ही एग्रीड दैट दिस पॉइंट इज़ वेरी सीरियस, और वी वर गोइंग टू टॉक टू द चीफ मिनिस्टर। उससे पहले वाटर बोर्ड ने प्रीएम्प्ट किया और यहाँ पे जो सब सॉइल की और पानी के दूसरे सोर्स उनको तहस नहस कर दिया। आज ये सिचुएशन है कि जी 50% ऑफ द इंडस्ट्री इज़ टोटली क्लोज्ड। यानी जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो रेंजर्स ऑपरेशन के हवाले से बात करें कि वहाँ बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है, और जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री दोबारा से खुली है और लोग खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ जो 50% इंडस्ट्री दोबारा बंद होने की बात कर रहे हैं, यानी अमन अमान की और रेंजर्स का ऑपरेशन एक तरफ, उसका क्रेडिट हम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन जो सिविलियन हुकूमत है, जो इंतज़ामिया है, जिस तरीके से इदारों ने काम करना है और यहाँ इंडस्ट्री में पानी नहीं मिल रहा, यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, उस पर आखिर कब आंखें खुलेंगी और हमारे जो हुक्मरान हैं वो कब होश के नाखुन लेंगे, ये एक सवाल है। अब ज़रा अंदर चलते हैं और ये जो साइट क्राइम मॉनिटरिंग सेल जो आपको दिखाया है वो अंदर कैसे काम कर रहा है, कितने कैमराज हैं, उसकी डिटेल भी आप तक पहुंचाते हैं। अभी हम उस मॉनिटरिंग सेल के अंदर मौजूद हैं जो भी आपको बताया था, जिसका बोर्ड भी आपने बाहर देखा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कैमरास यहाँ पे मॉनिटर हो रहे हैं, देख रहे हैं, फुटेज है। 53 विंग, 32 विंग एंड 81 विंग, ये 3 विंग जो साइट एरिया में लाई करते हैं, उनकी यहाँ पर मॉनिटरिंग है। कितने कैमरास यहाँ पर लगे हुए हैं हादी साहब? ये टोटल 143 कैमरास लगे हुए हैं जो पूरे साइट एरिया को 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं। इस पर हमने स्पेशली जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं साइट के वो कवर किए हैं, और जो नोटोरियस एरिया हैं जहाँ पे हमें ज़्यादातर क्राइम की कंप्लेंट्स आती थी वो सारे इसके अंदर कवर्ड हैं। और इसकी मेन मॉनिटरिंग सिविक सेंटर कमांड एंड कंट्रोल में होती है। यहाँ पे हमारा सब यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पे तीनों विंग के एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठते हैं, और हमारे पुलिस के भी दोनों थानों का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। जिस भी एरिया से कंप्लेन आती है ये वायरलेस के थ्रू अपने विंग को इंटीमेट कर देते हैं या साइमल्टेनियसली अपने थाने को इंटीमेट कर देते हैं, और इसी तरह विंग और जो पुलिस की नफरी है वो एक्टिवेट हो जाती है और ऑन द स्पॉट फिर जाके फौरन से फिर यहाँ। ठीक है, अच्छा, एक टाइम के हमें बहुत बेहतरी इसकी बात आ गई। चलिए, अच्छा है कि ये मॉनिटर हो रहा है ये साइट एरिया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल 24 घंटे यहाँ कैमरास की मदद से लोग मौजूद रहते हैं, मॉनिटरिंग भी चलती रहती है। मैं कर्नल साहब आप ज़रा यहाँ आइएगा, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ जो जिसका जिक्र आप पहले कर रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जगहों पर, ये तो खैर कराची का पूरा ही मसला है ट्रैफिक का, आपने कहा कि जहाँ ट्रैफिक बढ़ता है वहाँ पर जो सामान
सामान से लदी गाड़ियाँ हैं, वहाँ स्नैचिंग ज़्यादा हो रही है उनकी? बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक कंजेशंस का। आल्दो के साइट एसोसिएशन ने साइट लिमिटेड के साथ मिल के 60% जो रोड्स हैं वो नई बनाई हैं, लेकिन कुछ बॉटल नेक्स हैं स्टिल, जिनकी वजह से जहाँ पे जब स्पेशली जो ऑफ टाइमिंग होता है, छुट्टी का टाइम होता है, उस टाइम पे जब इतनी पब्लिक निकलती है तो वहाँ ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है। वहाँ फिर जो है वो क्रिमिनल्स जो हैं वो आते हैं और स्नैचिंग करते हैं, दे टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। उसकी हमने मलकानी साहब से जब अभी हमारी लास्ट मीटिंग हुई है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री से, तो हमने उनको आइडेंटिफाई किया है कि एक तो हमने उन्हें कहा कि जी प्रायोरिटी पे लियारी एक्सप्रेस वे जो है उसको कंप्लीट करके चालू किया जाए, ताकि जो भी ट्रैफिक जो है वो कराची पोर्ट से आ रही है वो उधर डाइवर्ट हो जाए और साइट में ना दाखिल हो। सेकंड जो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है वो ये है कि जो नदरन बाईपास है वहाँ पे लोग नहीं जाते जिन्होंने अप कंट्री जाना होता है, इस वजह से कि वो कहते हैं वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, हमारी गाड़ियाँ स्नैच होती हैं। अगर पुलिस जो है वहाँ पे उसको सिक्योर कर ले तो ऑलमोस्ट 20 to 30% जो ट्रैफिक है वो उधर डाइवर्ट हो जाएगी, साइट में नहीं आएगी। थर्ड जो चीज़ है वो हमारे हफ्सा फ्लाईओवर जो है इसके साथ एक नाला है औरंगी नाला, उसके ऊपर ब्रिज जो है वो एक साइड का जो है वो एक्सपेंड हो चुका है, दूसरी साइड का पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अभी तक नहीं हुआ, और वहाँ पे जाके फिर बॉटल नेक बन जाता है और वहाँ पे भी स्नैचिंग होती है। अगेन मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि जिस तरीके से आपने बात सुनी है और जो शिकवे शिकायत हैं, आप देख लें कि हम हमेशा टीवी पर भी ये बात हो रही होती कि जो फ़ौज की और इस पैरामिलिट्री फोर्स की, रेंजर्स की जो कुर्बानियाँ हैं इस शहर में अमन कायम करने के लिए, और पूरे मुल्क में अगर देखा जाए ज़रबे अज़ब ऑपरेशन के जो नताइज हैं वो आना शुरू हैं, दहशतगर्दी में कमी आई है, वहीं पर सवाल बहुत सारे हैं सिविलियन हुकूमतों से कि वो आखिर क्या कर रहे हैं, जो इंतज़ामिया है वो आवाम के मसाइल हल करने में नाकाम क्यों है। जिस तरह इन्होंने कहा कि ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, या फिर इन्होंने कहा कि जो ब्रिज है वो एक्सपैंड नहीं हुआ एक तरफ से ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। पुलिस की बात की गई कि वहाँ पर भी सियासी भर्तियाँ होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका जवाब दे सिविलियन हुकूमतों को होना पड़ेगा, और ये चीज़ें कब हल की जाएंगी? इतने अरसे से जो चीज़ें आवाम सिर्फ सुन ही रहे हैं कि जल्द हल तलाश कर लिया जाएगा, लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली अगर उसका सोल्यूशन देखा जाए तो शायद किसी की भी उस जानिब तवज्जो नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम जारी रहेगा, और कुछ और इलाके भी कराची के आपको जाकर दिखाएंगे जहाँ पर अमन में बेहतरी आई है, अमन बहाल हुआ है, और वहाँ भी हालात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक हैं। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम आपको कराची के हवाले से वहाँ जो अमन व अमान बहाल हुआ है, जो रेंजर्स ऑपरेशन में कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, और यहाँ अमन व अमान का जो सहरा है वो डेफिनेटली रेंजर्स को जाता है। जिस तरीके से इस शहर के लोग मुतमईन हुए हैं, एक सुख का सांस उन्होंने दोबारा से लेना शुरू किया है। अभी हम मौजूद हैं द फेमस कट्टी पहाड़ी, जो आपने ख़बरों में नाम सुन रखा होगा, और यहाँ से हमेशा बुरी खबरें ही आती थी कि आज यहाँ इतनी गोलियां बरसी और इतने लोगों की हलाकत हो गई। कहीं पर आपको नज़र आता था कि किसी के लोग उठा लिए गए। लसानी फसाद के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इस जगह का नाम लिया जाता था। और कट्टी पहाड़ी के हवाले से जिस तरह आपको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल जो आज कल पाक सरज़मीन के सरबरा भी हैं, उन्होंने ये पहाड़ कटवाया था ताकि रास्ता खुले और जो कस्बा, ये जो एरिया है जो आप अभी देख रहे हैं, ये मिल सके, कनेक्ट हो सके नॉर्थ नाज़िमाबाद से। और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर लाशें गिर रही थी, एंड दिस होल एरिया वॉज ए नो गो एरिया। ये भी आपको बताते चलें कि यहाँ पर कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। यहाँ से लोग जो है वो किडनैप हो रहे थे। इगवा बराए तावान जो है हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता था, लोगों का खून जो है वो बह रहा था। आज इस इलाके के लोगों से आपकी बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले 53 विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल कलीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा मज़ीद डिटेल में इस इलाके को थोड़ा डिस्क्राइब कर दें, और यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ उसकी भी ज़रा तफसीलात बताइएगा। कट्टी पहाड़ी जो है कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ नाज़िमाबाद और कस्बा को। कस्बा के इस तरफ जो है वो अगर हम देखें तो एथनिकली जो है पठान डोमिनेटेड एरिया था ये वाला। इसके साथ आगे मियाँ वाली कॉलोनी, कमारी कॉलोनी, और इस तरफ फरीद कॉलोनी।
ये सारे एरियाज़ जो थे पठान डोमिनेटेड एरियाज़ थे, जिसकी वजह से जो टेररिस्ट फाटा से आ रहे थे वो यहाँ पर आके हाइड आउट ले रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इतना ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस कर लिया था कि दिस एंटायर एरिया बिकेम अ नो गो एरिया। सो इन द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन इसके लिए जो है यहाँ पर हमने 3 टियर्स के अंदर अपने ऑपरेशंस प्लान किए। स्टार्ट में जो है एंट्री एग्जिट्स के ऊपर हमने जो है कंट्रोल उसका लिया। और यहाँ से बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत आती थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा, बेसिकली ये एक इंटरफेस भी बन गया क्योंकि एथनिक क्राइम यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा था, एथनिक वायलेंस बहुत हो रहा था। एक तरफ पठान आ रहे थे, एक तरफ उर्दू स्पीकिंग आ रहे थे, तो ये एक इंटरफेस बन रहा था। इस वजह से जो एथनिक वायलेंस था वो इस जगह पे ज़्यादा था और ये जगह मशहूर हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर हमने कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस किए, उसके बाद हमने यहाँ पर एक्सटेंडेड रेड्स किए और फिर हम जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर आ गए। सो फेज़ वाइज जो है यहाँ पर हमने जो है वो जितने भी टेररिस्ट गैंग्स थे, ग्रुप्स थे, उनको फ्लश आउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइफ जो है वो कम्प्लीटली नॉर्मल हो गई है। वरना इस तरफ पहाड़ के इस तरफ आपको उर्दू स्पीकिंग बंदा नज़र नहीं आता था और ना ही उस तरफ आपको पठान नज़र आते थे। बट जिस तरह ट्रैफिक चल रही है, जो पूरे एरिया से आपको हम लेके आए हैं, उसका मकसद ही ये था कि आप अपनी आंखों से देख लें, हमारे उस पर नहीं, यू सेल्फ ऑब्जर्व। और यहाँ पे जो लोग हैं, नोटेबल्स हैं, उनसे बातचीत कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो रेंजर्स ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उनका आज समर या उनका आज रिजल्ट्स क्या है। राइट, थैंक यू वेरी मच। कर्नल कलीम हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ज़रा मैं चाहूँगी उनसे भी बात करें। आप मुझे बताइएगा यहाँ के हालात, रेंजर्स ऑपरेशन के बाद कितनी बेहतरी आई है? ये तो नो गो एरिया बना हुआ था, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा रही है। बिल्कुल, रेंजर के आने के बाद यहाँ पे हालात बिल्कुल फुरअमन हो गए। पहले यहाँ पे बहुत हालात ख़राब थे, जब से रेंजर आई हालात बिल्कुल अमन आ गया है और अभी हम आवाम अभी नहीं चाह रहे कि रेंजर कराची से वापस चले जाए, क्योंकि अमन रेंजर की वजह से बहाल हुआ है। रेंजर के आने से पहले कराची में 20-25 लाशें गिरती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई वाक़या नहीं होता। आप लोग भी, मीडिया वाले भी देख रहे, सारे आवाम देख रहे, कराची में जितनी भी मतलब अमन आया रेंजर की वजह से आया, जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है। तो आप लोग भी उधर आराम से जा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और वहाँ से जो उर्दू स्पीकिंग है, जो यहाँ पहले नहीं देखे जाते थे, वो अब यहाँ आते हैं। अभी तो हालात ऐसे कि आप 24 घंटे में किसी टाइम भी अपने घर से निकलो और किसी भी गली में दाखिल हो जाओ, किसी भी गली से निकलो, कोई टेंशन नहीं है, जान का खतरा नहीं है, पूरा अमन हालात है। रेंजर की वजह से जितनी भी इसकी तारीफ हो जाए कम है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं क्योंकि स्पेसिफिक हम कट्टी पहाड़ी के लोगों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रेंजर्स मौजूद रहें कराची के अंदर? कराची में जो है रेंजर की कुर्बानी लाजवाल है, क्योंकि पहले यहाँ जो है दूसरे एरिया में नहीं जा सकते थे, आप जो है सारी मिल के रहते हैं यहाँ पे। रेंजर यहाँ होना चाहिए, बल्कि नफरी में इजाफा होना चाहिए जैसा है। तो यहाँ बिल्कुल ये नो गो एरिया था, अभी जो है अल्लाह का शुक्र है कि पुरामन है। रेंजर की कुर्बानी की वजह से लाजवाल कुर्बानी इन्होंने दी है, अल्लाह पाक इनको उम्र में और बरकत दे। ठीक है, आप क्या कहेंगे? सही है, ये जो है ना रेंजर जो है ना यहाँ पे रहना चाहिए। हालात पहले बिल्कुल जो है ना ख़राब था यहाँ पे, जब से रेंजर आया हुआ है तो बिल्कुल हम लोग पुरअमन रहे। यहाँ पे सब जो है ना ये बोल रहा था कट्टी पहाड़ी ऐसे है वैसे ऐसे, नाम बिल्कुल पूरा दुनिया में जो है ना बदनाम हुए। और जब तक ये आए हुए रेंजर आया हुआ है तो बिल्कुल पुरअमन, हम लोग पुरअमन रहे, पुरअमन है इंशाल्लाह। शुक्रिया। यहाँ के लोगों के जो व्यूज़ हैं कि रेंजर्स की जो कामयाबियाँ हैं, जो समरात हैं, वो इन लोगों तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये नो गो एरिया था, यहाँ ना कोई आ सकता था। और जिस तरह आपको कर्नल साहब ने पहले बताया था कि वहाँ से यहाँ उर्दू स्पीकिंग नहीं आ सकते थे और जो पश्तून आबादी है, जो हमारे पठान भाई हैं, वो वहाँ नहीं जा सकते थे। अब उनका ये भी मुतालबा है कि यहाँ कराची में रेंजर्स मौजूद रहें। जो इख्तियारात में हम आए रोज़ देख रहे होते हैं कि जी 3 महीने के लिए बढ़ गया, 2 महीने हो गए, 77 दिन का इजाफा हो गया, वो चाहते हैं कि कंटिन्यूटी रहे, रेंजर्स मौजूद रहें। इनफैक्ट इन लोगों का ये भी मुतालबा है कि यहाँ रेंजर्स की नफरी जो है वो बढ़ाई जाए, उसमें इजाफा किया जाए। और साथ ही साथ ना सिर्फ कराची, जो एक नया मुतालबा हमारे सामने आया, और आपको याद होगा पिछले दिनों जो रेंजर्स की अपनी प्रेस रिलीज में ये बात की गई है कि अंदरूने सिंध वहाँ जिस तरीके से क्रिमिनल्स को हार्बर किया जाता है, वहाँ जाकर ये क्रिमिनल्स छुप जाते हैं, उनको और उनके जो सहूलतकार मौजूद हैं वहाँ से उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। तो सिंध में भी इसका दायरा कार बढ़ाया जाए
और साथ ही साथ यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि सीएम सिंध साहब जिस तरह पिछले दिनों कह रहे थे कि रेंजर्स को जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ कराची में हैं और पूरे सिंध के लिए नहीं दिए हैं, तो जो आइन का आर्टिकल 147 है उसके तहत रेंजर्स पूरे सिंध में मौजूद हैं, उनको इख्तियारात जो हैं वो दिए गए हैं। एक्सपायर हो गई है तारीख, मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई है और देखना अब यह है कि इसमें मज़ीद कितना हमारी हुकूमतें टाइम लेती हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, कि ये जो रेंजर्स की एक कंटिन्यूटी रहे इनके इख्तियारात में, उसका मुतालबा है वो कब और किस हद तक पूरा हो पाता है। अभी हम मंगो पीर में आ चुके हैं और मंगो पीर के हवाले से जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक तो वो इलाका कट्टी पहाड़ी जहाँ से हम गुजरते हुए आए हैं कि वो ख़बरों में बहुत ज़्यादा था, मंगो पीर का इलाका भी इसी तरह से आए रोज़ ख़बरों में रहता था। मंगो पीर वो इलाका है जहाँ तालिबान ने सबसे पहले ख़ुद को मुनज़्ज़म किया। कराची के अगर हम बात करें कराची के अंदर, जहाँ बाकी इलाके हैं वो बाद में, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपने पैर जमाए और गढ़ बनाया इस इलाके को, और जिसकी वजह से खौफ व हरास था, और यहाँ पर भी बहुत बुरी ख़बरें जो हैं वो हर रोज़ मीडिया की जीनत बनती थी। ये अगर आपने देखा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट जो आपको हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि यहाँ एक बड़ी तादाद में क्रोकोडाइल्स, ये जो मगरमच्छ हैं, ये मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ कब से हैं और ये रिवायत है, ये क्या है, ये मगरमच्छ देखने के लिए जो लोग आते हैं यहाँ? मैं खलीफा सज्जाद हूँ और महकमे की तरफ से सुपरवाइज़र मुलाजिम हूँ, और जैसे कि हमारे बाप दादा परदादा सात पुश्तों से हमारी खिदमत करते हुए जा रहे हैं, तो 28 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ मगरमच्छों की, जो यहाँ पर सरकारी 28 साल से जी इन मगरमच्छों का देखभाल करना, उठना बैठना समझना, ये मगरमच्छों। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि पूरे कराची के अंदर रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद अमन आया है, तो ये 750 साल से मगरमच्छ यहाँ हैं, आप 28 साल से देख रहे हैं, आपके बुजुर्गों की एक रिवायत चलती आ रही है, तो ये पहले कितने लोग आते थे ये देखने के लिए, और क्या अमन आने के बाद तादाद में इजाफा हुआ है? अब तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब तो बहुत बेहतर हो चुका है माशाल्लाह। रेंजर्स और पुलिस की अच्छी कार्रवाई, खासतौर पर रेंजर्स ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। अब तो ये है कि माशाल्लाह मंगो पीर में अब लोगों की तादाद बहुत पहले से बेहतर हो चुका है। अब जो ज़ायरीन है दूर दराज से लोग आ भी रहे हैं, और ये है कि बच्चों से फैमिली जो जैसे वो बहुत माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं, ये बेहतर हो चुका है। अब गोश्त भी ले आ रहे हैं, खासतौर पर हम गोश्त दे रहे हैं। अब माशाल्लाह मगरमच्छ भी खुशहाल हैं, वो भी गोश्त खा रहे हैं। चले, मगरमच्छ भी वो कहते हैं खुशहाल है और अवाम भी खुशहाल है। यहाँ पे जो अमन आया है, गोश्त मगरमच्छों को भी मिल रहा है इस अमन की वजह से, तो क्रेडिट जो है वो रेंजर्स ऑपरेशन को जाता है। यहाँ पे मौजूद दीगर लोगों से भी आपकी बात कराएंगे, और जिस तरह पहले कहा कि यहाँ तालिबान जो थे उन्होंने ख़ुद को मुनज़्ज़म किया था, इसको अपना गढ़ बनाया था, यहाँ से उनकी कार्रवाइयाँ होती थीं। काफ़ी मुज़ाहमत का सामना रेंजर्स को यहाँ से भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस इलाके को भी क्लियर किया है, और यहाँ पर भी अमन एक बार फिर से बहाल हो चुका है। कुछ और लोग जो यहाँ मंगो पीर के रिहायशी हैं, जो कि सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। जिस तरह मंगो पीर का आपको बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों से बात करवाते हैं, आप यहाँ देखें कि जो बिज़नेस है, जो लोगों की यहाँ छोटी छोटी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं वो खुली हुई हैं, कारोबार जो है वो हो रहा है। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या बेहतरी आई है हालात में ऑपरेशन के बाद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशन कहते हैं अमन हो सका है, अमन हुआ है। हुआ है। ठीक है, और ये जो दुकानें आपकी, ये पहले इसी तरह कारोबार था या अभी अमन आने के बाद है? पहले बिजनेस चल रहा था? पहले कारोबार कम था, भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार सही है। ठीक है, ये ज़रा देखें, ये दिखाइएगा, ये छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर जो लगी हैं, कहीं पर गन्ने की जूस की रेडी है, कहीं पर और किराना स्टोर खुला हुआ है, कहीं पर कुछ है। आप क्या कहेंगे, कितनी बेहतरी आई है रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद? बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, और आप पुरसुकून है, तो सारे लोग अभी कारखाने से आए हैं ड्यूटी करके। और पहले ये इस तरह हो रहा था, ये जिस तरह कह रहे हैं कि ड्यूटी करके आराम से आ जा रहे हैं? पहले इस तरह नहीं था, कुछ भी नहीं था पहले, बहुत जो है ना हालात ख़राब थे। शुक्र है अल्लाह का, जब से रेंजर्स आई है और जब से रेंजर्स को इख्तियार मिले, शुक्र है अल्लाह का। लाख रेंजर्स वैसे भी यहाँ मौजूद रहती है हर वक्त, देख रहे हो? 24 घंटे मौजूद रहती है, और जो है ना 24 घंटे यहाँ पर 24 घंटे यहीं पे अंदर गश्त होती है इनकी। हाँ हाँ, देखते रहते हैं कि हालात मामूल के मुताबिक हैं, सही चल रही हैं चीज़ें। हर आदमी अपने कारोबार में मसरूफ है, सही खुशी से कारोबार कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है। तुम भी बताओ कुछ, तुम देख रहे हो, क्या हालात सही है तुम्हारे? यहाँ पे स्कूल्स वगैरह जा रहे हो आराम से? देख रहा। अच्छा,
चलें, बच्चे भी खुश हैं जनाब, अमन आ गया है और वो कहते हैं कि जी यहाँ पर स्कूल्स वगैरह जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये एक बिज़ी रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहती है, साइड्स पर लोगों की दुकानें हैं वो भी अब खुली हुई हैं। रेंजर्स को सहरा दे रहे हैं इस तमाम अमन का, और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि ये इसी तरीके से कंटिन्यू करे ये चीज़। वो जिस तरह उन्होंने कहा कि 24 घंटे मौजूद रहते हैं, गश्त पर रहते हैं रेंजर्स की गाड़ियाँ, और देखते रहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी रिपोर्ट तो नहीं हो रही है, और अगर होती है तो उस पर फ़ौरन से एक्शन लिया जाता है। बट ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये जो ऑपरेशन है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, इसी तरह से इसको जारी रहना चाहिए, और कराची शहर का अमन जो है वो ऐसे ही बना रहना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो कटी पहाड़ी मंगो पीर के बाद आपको कुछ और जगहों पर लेकर जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, ये जो स्नैप चेकिंग का हम आपको बता रहे हैं, ये अभी अभी हमारी आंखों के सामने का वाकया है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि ये जो स्नैप चेकिंग हो रही थी, दूर से किसी ने देखा कि जी यहाँ पर रेंजर्स खड़ी हुई है, स्नैप चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। इस बच्चे को यहाँ पर उतार दिया गया है और ये बच्चा ये बता रहा है कि मुझे किसी ने किडनैप किया है और बाहर से दूर से रेंजर्स को देखकर मुझे यहाँ पे उतार दिया है। बेटा, आपको किसी ने किडनैप किया था? कहाँ से? मुझे कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज से किडनैप किया था। अच्छा, तो आप कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे के करीब। और आप अभी कहाँ पर थे जब उन लोगों ने देखा है रेंजर्स? टेंट पर था। ओके, तो आप बताएंगे कि कौन सी गाड़ी थी, क्या था, क्या कहा? गाड़ी पजीरो थी। पजेरो, अच्छा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के पास ही रहते हैं। ठीक है, वहाँ से। डोंट क्राई बेटा, कोई बात नहीं। अब आप ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रेंजर्स के जब हम इख्तियारात की बात करते हैं तो ये देख लीजिए कि आवाम में जो एतमाद बहाल हुआ है, या जो किडनैपिंग फॉर रैंसम है, जो अगवा के वाक़यात हैं, उनमें कमी आई है। ये वाक़या भी हुआ और दूर से रेंजर्स को खड़े देखा गया और ये देखा गया कि स्नैप चेकिंग हो रही है, तो बच्चे को फ़ौरन यहाँ पर उतार दिया गया। अब रेंजर्स इंशाल्लाह आपको घर पहुँचाएंगे। ठीक है, आप नंबर दे दीजिए और इनकी बात भी करवा दें। ठीक है, अपने पास इसको रखेंगे। हम इसके लवाहकीन को, इसके वालिदैन को बुलाएंगे जी, फ़ोन करके, तो फिर इनके वालिदैन को बुलाएंगे, फिर हम उनके हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, अब आप मुतमईन हो? चलें, डोंट क्राई बस। ठीक है, ये देख लीजिए कि जो वारदातें हो रही हैं, रेंजर्स का जो डर है, खौफ है, वो लोगों में मौजूद है, वो पाया जा रहा है। वो बच्चा खुद बता रहा है कि दूर से देखा गया कि आगे रेंजर्स खड़े में और हम वहाँ जाएंगे तो हमारी गाड़ी की भी तलाशी होगी, और ये बच्चा बता देगा कि मुझे कहाँ से किडनैप किया गया है। तो इस डर और खौफ के मारे उन्होंने बच्चे को यहीं पर उतार दिया और ये बच्चा भागा आया है रेंजर्स को देखते हुए उनके पास, और उसने सारा वाकया जो है वो बयान किया है। जी, अभी हम पहुंच चुके हैं लियारी में, और लियारी अनदर प्लेस जहां से हम कोई अच्छी खबरें बहुत अरसे तक मीडिया पर नहीं सुनते रहे हैं। बड़ा खून खराबा यहाँ पर रहा है, काफ़ी लोग जो हैं अपनी जानों से भी गए हैं। यहाँ पर काफ़ी ऑपरेशंस भी हुए हैं, और लियारी का जब भी नाम जहन में आता है तो लियारी गैंग वॉर का नाम भी आता है, उज़ैर बलोच का नाम भी आता है, नबील गबोल साहब का नाम भी आता है। और अभी हम लियारी में जिस जगह पर मौजूद हैं, ये चील चौक है। बहुत मशहूर जगह है ये चील चौक, और चौधरी असलम साहब जो अब शहीद हो गए हैं, उनका जो मुकाबला था, जो ऑपरेशन था, वो भी यहीं पर हुआ था। रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पर आके गिरा करते थे, ग्रेनेड्स यहाँ पर आके गिरा करते थे। मीडिया जो उसको कवर कर रहा था वो वहाँ मौजूद होता था, और मीडिया के काफ़ी लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए थे। आज उसी जगह पर हम मौजूद हैं लियारी, जहाँ पर रौनकें शहर की बहाल हुई हैं। अमन जो है एक बार फिर आया है। रेंजर्स ऑपरेशन के बाद लोगों का एतमाद बढ़ा है, और लियारी के लोगों से ही बात करते हैं। आप क्या कहेंगे कि रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद लियारी के हालात कैसे बेहतर हुए? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो हालात ऐसे हैं कि रात भर हम लोग आते जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक टाइम था जो हम लोग अपने ही घरों में जाते हुए खौफजदा होते थे, लेकिन आज अल्लाह का फजल है कि रेंजर्स भाइयों को हम दिल से सलूट करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल हमारे इलाके को पुरअमन बना दिया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम लोग आज़ादी के साथ आ जा सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है। एक मरतबा फिर दिल से सलूट
तो आप लोग चाहते हैं कि जो रेंजर्स के इख्तियारात हैं वो उनके पास ही रहे, उनसे इख्तियारात वापस ना लिए जाएं? जी जी बिल्कुल, उनके इख्तियारात उनके पास ही रहें ताकि हम हमेशा इस अमन में रहें। अगर उनके इख्तियारात ख़त्म हो गए तो शायद हम फिर से प्रॉब्लम में आ जाएं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अच्छा, थोड़ा सा जो देख रहे हैं आपको उन्हें बताएं कि लियारी में पहले क्या होता था और अब क्या है। पहले यही होता था कि 6 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, डकैती पत्ताखोरी वजह से। अब रेंजर्स एहलकार ने ऐसा कर दिया कि हम रात के 2-2 बजे भी घूमते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रेंजर्स मौजूद होती है, गश्त कर रहे होते हैं उनके लोग? गश्त हमारी गलियों में भी कर रहे होते हैं और हर रोड पे भी खड़े होते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें अब। ठीक है, आप क्या कहेंगे लियारी के अमन के हवाले? हम कहते हैं रेंजर को इख्तियार दिए जाएं, रेंजर यहाँ से नहीं हटाई जाए, जब से रेंजर अमन है। तो ये जो हर दफ़ा होता है कि अच्छा आज रेंजर्स के इख्तियारात ख़त्म हो रहे हैं, पता नहीं सिंध हुकूमत तोसी करे ना करे, इस दफ़ा फिर वही चीज़ चल रही है। सिंध हुकूमत की अपनी नाअहली है, जो अपनी नाअहली छुपाने के लिए हम जैसों को जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि इस तरह रेंजर्स को होना चाहिए, जिस तरह का पुरअमन माहौल यहाँ पे चल रहा है, अल्लाह करे इससे भी बेहतर हो, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जा सके। आप क्या कह रहे हैं? रेंजर एक अमन है, रेंजर जिंदाबाद। रेंजर्स होगा अमन होगा, समझे ना? रेंजर्स नहीं होगा अमन तो किए अमन नहीं होगा। इन लोगों ने किए। हम शाम को जो है ना रिक्शा चलाता हूँ मैं, शाम को यहाँ नहीं आ सकते थे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे कोई सवारी कहती थी कि लियारी ले जाओ तो नहीं जाते थे? नहीं जाते थे हम लोग, भले वो 200 रुपये भी देते थे, हम नहीं जाते थे। जब से रेंजर वाले आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रात को 1 बजे भी कोई बोलते हम सीधा लाते। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनको तो जाना ही नहीं चाहिए, क्यों इन लोगों ने जो अमन लाया ना, पुलिस वाले नहीं ला सकते। आपको क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं ला सकती अमन? मैम पुलिस के पास तो इख्तियारात है या नहीं है तो अल्लाह जानता है, बहरहाल पुलिस ये काम नहीं कर सकती है। वैसे ये रेंजर्स, पाक रेंजर्स को सलाम है, हमारे जनरल बिलाल अकबर को बहुत बहुत सलाम है। मैम आप क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ पुलिस अगर काम करता तो रेंजर्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये बिल्कुल बुनियादी बात की ना कि रेंजर्स आए क्यों, क्योंकि पुलिस जो है, जो हमारी जिस पे हम हमेशा कहते हैं कि जी हमें फ़ख्र होना चाहिए, जो मुहाफिज होनी चाहिए अवाम की, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो फ़रीज़ा है वो सर अंजाम देना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो नहीं कर पाते हैं। और अगर पुलिस काम कर रही होती तो रेंजर्स की यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पेश आती। बिल्कुल बिल्कुल। रेंजर जो है नाजायज किसी को तंग नहीं करते, जो मुजरिम है उनको पकड़ते, जो मुजरिम नहीं है रात को 1 बजे भी हम लोग आते हैं, रेंजर वाले खड़े होते, कोई कुछ नहीं बोलते। हाँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ यही लियारी में, हाँ, और लियारी का ही रहने वाला हूँ। और जब से इन लोग आए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन आए। हाँ, यहाँ हम लोग आ नहीं सकते। कराची अमन है, समझे ना? पूरी कराची, इसके आने से पूरी कराची अमन है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ चील चौक पे हम लोग आ नहीं सकते थे, और अब आ रहे हैं आप आज़ादी से, और आप कह रहे हैं रात को 2 बजे भी अगर आना पड़े, जिस तरह इन्होंने कहा कि वो रिक्शा चलाते हैं और पहले सवारी कह भी देती थी कि जाना है 6 बजे के बाद नहीं आते थे, अब रात को 2 बजे भी अगर आना हो तो आते। पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद के नारे भी लोग लगा रहे हैं, और सिर्फ लियारी नहीं बल्कि वो कहते हैं कि पूरे कराची में हमने आया है। ये प्रोग्राम जो पहले सेगमेंट में हमने देखा कि हमने आपको साइट एरिया विजिट करवाया, फिर कट्टी पहाड़ी हम आपको लेकर गए, मंगो पीर, अब ये लियारी है, और लियारी के बाद अब आपको हम सदर भी लेकर जाते हैं और वहाँ पे भी दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बड़ी ख़बरें हैं कि जी खुश है, वहाँ के हालात भी आप तक पहुँचाएँगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएँगे तो कराची से हमारा ये स्पेशल शो जारी रहेगा। स्टे विद अस। लोगों की हम आपसे बात करवा रहे हैं मुख्तलिफ इलाके कराची के आपको दिखा के, तो वहाँ पर रेंजर्स की ड्यूटी में एक अहम जो चीज़ शामिल है, जो एक अहम मरहला है, वो स्नैप चेकिंग का है। जिस तरीके से लोगों को, उनकी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जाता है, ये इस वक्त इन्होंने एक गाड़ी रोकी है और इसकी स्नैप चेकिंग का जो मरहला है वो अभी इन्होंने मुकम्मल किया है। और इसके बाद ये देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है, एक और दूसरी गाड़ी जो है वो चेक हो रही है। और ये जो रेंजर्स का काम है, ये इस शहर के अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए, उसकी जो बहाली हुई है उसको उसी तरह से रखने के लिए है। और जिस तरह मैंने पहले कहा था
कि रेंजर्स के इख्तियारात का मामला काफ़ी अहम है। जो किरदार रेंजर्स अदा कर रही है इस शहर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर ये इख्तियारात में कंटिन्यूटी हमेशा की तरह तोड़ी जाती रही, जैसे कि इस बार फिर एक अजीब सी कैफियत, एक गैर यकीनी सूरत हाल रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से पैदा की गई है, तो इससे और किसी का नुकसान नहीं बल्कि इस शहर के अवाम का ही नुकसान होगा। इस वक्त 61 विंग से DSR ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। आपका तो खैर नाम और फिर माशाल्लाह मूछे तो सही फौजी मुझे बताएं कि जो स्नैप चेकिंग का मरहला है इसके हवाले से थोड़ा आगाह करें कि ये कितना मददगार है अमन अमान की सूरत हाल को सामने रखते हुए। बेसिकली ये स्नैप चेकिंग जो हम करते हैं ये स्ट्रीट क्राइम और जो चौक पॉइंट होते हैं, अगर आप ये देखें तो ये गार्डन चौक है, ये चौक पॉइंट है, तो ऐसे मौक़ों पे जो इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट है वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। जब ट्रैफिक जैम हो रही होती है तो उससे आके लोगों से लूट मार वगैरह, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम वगैरह है, जो क्रिमिनल एलिमेंट वगैरह हैं, उनको थ्रेटन करने के लिए और उनको अच्छा, अभी मुझे पता ये चल रहा था कि इसमें मज़ीद कुछ नई चीज़ें भी शामिल की गई हैं कि मोबाइल फ़ोन पर कोई सर्विस है कि जिससे पता चल जाता है, और NIC अगर आप लें और उसको चेक करें तो उससे भी आइडिया हो जाता है कि NIC सही है या गलत। स्मार्ट कार्ड सिस्टम है हमारे पास, वो जब भी एक बंदे का हम कार्ड चेक करते हैं तो उसमें वो फीड करते हैं हम। फीड करने के बाद अगर वो क्रिमिनल है तो उसका सारा डाटा हमारे पास आ जाता है। अगर वो फेक ID कार्ड है तो वो भी हमारे सामने आ जाता है। तो वो स्मार्ट कार्ड सिस्टम से ये है कि क्लियर हो जाता है कि ये आया, इसका शनाख्ती कार्ड वो ओरिजिनल है, फेक तो नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर वो क्रिमिनल है तो वो क्राइम डाटा भी हमारे पास फीड होता है, वो सामने आ जाता है। ठीक है, राइट। आपने अभी DSR ठाकुर साहब की बात सुनी है, वो जिस तरह से स्नैप चेकिंग का जो मरहला है, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उनको रोकने के लिए कितना मददगार साबित हुआ है, उस हवाले से भी बता रहे थे। और प्रोग्राम के आखिर में मैं फिर से एक बार वही बात करना चाहूँगी कि जो रेंजर्स के इख्तियारात हैं, एक तो हमने आपको पहले भी बताया कि आइन के आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को ये इख्तियारात दिए गए, जिसमें हर साल जो है वो तौसी होती है कि पूरे सूबे के अंदर, पूरे सिंध के अंदर जो इन एड टू पुलिस है, यानी जो पुलिसिंग पावर्स हैं, वो रेंजर्स को दिए गए हैं। जो जिसका इख्तियारात की जो मुद्दत थी उसको अभी तक एक्सटेंड नहीं किया गया, वो ख़त्म हो गई। फिर इसके अलावा जो आपको ATA के हवाले से हमने बताया कि उसके तहत कराची में रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए कि आप बग़ैर किसी वारंट के किसी शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं, कोई एरिया सर्च करना हो वो किए जा सकता है। और साथ ही साथ जो 11EE है जो कि 14 जून को जिसकी मुद्दत ख़त्म हो गई, उसके तहत 90 रोज़ के लिए किसी शख्स को प्रिवेंटिव कस्टडी या डिटेंशन में रखा जा सकता था। अब इन इख्तियारात के हवाले से कराची के अवाम का भी ये मुतालबा है कि इनमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो तात्तुल आता है ये इस शहर के अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाता है। जो अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर देखते हुए अवाम को एक एतमाद हुआ है, कॉन्फिडेंस मिला है, उसको ठेस पहुंचाता है, और ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। और अभी स्नैप चेकिंग के हवाले से भी अगर ये इख्तियारात तातुल का शिकार रहेंगे तो फिर ये जो तमाम चीज़ें हैं, स्नैप चेकिंग या जो खारजी और दाखिली रास्तों पर तलाशी होती है, वो तमाम रुक जाएगा, जो कि शहर के अमन के लिए सही नहीं होगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।